अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और पब्लिक मुझे कहती है सुहाव दिल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। और आपको लाहौर की सैर के साथ साथ हम फौरी तौर पर इस्लामाबाद इसलिए ले जाते हैं कि शहर इक़्तिदार की ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो हरमीत पाजी इकट्ठी करके लेके आते हैं हमारे लिए। तो उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे तो खबरें तो बहुत सारी हैं लेकिन हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। मालूम है कि मौसम बहुत खूबसूरत है वैसे, और शाम का वक्त हो या सुबह का वक्त तो आपको, और वैसे तो कहा जाए तो रात ज़बरदस्त किस्म की, बिल्कुल आपको अब पंखा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इस किस्म की सूरत हाल है। बाकी तो खबरें, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर चले गए, कल रात पहुंच चुके हैं, और दीगर चाइना के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से भी बड़ी खबरें सामने आई हैं जो मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिव हैं। हरमीत आप ठीक कह रहे हैं, मौसम ठंडा हो गया है और सियासत थोड़ी गर्म हो गई है। क्योंकि अगर हम बात करें लंदन की सियासत की तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक लंबे अरसे के बाद जब वतन वापस पहुंचे तो 48 घंटे के शॉर्टेस्ट नोटिस पे वापस चले गए और कहा जा रहा है कि कुछ अहम पैगामात लेकर गए हैं। खैर, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में डिटेल में। ये पॉलिटिकल हैपनिंग थी कल की, लेकिन पॉलिटिकल हैपनिंग के अलावा और बड़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। और अगर हम बात करें इस महीने की, इस हफ्ते की, तो आपको पता है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी तैयारियाँ पुरजोर तरीके से जारी हैं। आप तमाम अगर घरों को देखें, बड़ी बड़ी इमारात को देखें, गली मोहल्लों को देखें, बाज़ारों को देखें तो बल्कि कुमकुमों से उनको खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और बाकायदा तौर पर जो है वो 12 रबीउल अव्वल मनाने के लिए, यानी ईद मनाने के लिए ख़वातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े सारे काफ़ी जो है ना इस वक्त हमें पुरजोश दिखाई देते हैं। तो कल के दिन ये ईद भी मनाई जाएगी, इस पर भी हम यकीनन गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम भी ज़रूर करेंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं, आज का रन डाउन आपसे शेयर कर लेते हैं कि आज 2 घंटे के प्रोग्राम में हमने आपसे कौन कौन सी चीज़ें शेयर करनी है। किसकी सक्सेस स्टोरी आपको सुनाएंगे, किसकी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएंगे, पॉलिटिकल हैपनिंग क्या क्या हो रही है, निगरान सेटअप क्या कर रहा है, और इसके अलावा कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स जो कि आपको मिल सकती हैं लेकिन कहां से, ये हम आपको आज बताएंगे। चलिए जी, बात करते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक की। तो आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में आपको पता है सबसे पहले एडिटोरियल शामिल करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। और आज फिर बच्चों को उम्मीद पाजी 4 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, इसका मतलब 4 दिन मजीद भी जो है ना वो देखा जाएगा हमारा ये डेली डोज का खुसूसी सेगमेंट। बट ऑल दो ये रेड आई की वजह से जो 4 दिन की बच्चों को छुट्टियां हुई हैं और मंडे से ऑनवर्ड भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी आंखें खराब हैं तो आप स्कूल मत जाएं। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और निगरान सेटअप की जहां हम बात करते हैं अमीर पाजी, एक तो टेन्योर जो है एक्सटेंड होने की वजह से, और दूसरा जो है हम देख रहे हैं कि निगरान सेटअप जो है काफ़ी अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आज एक निगरान सूबाई वजीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे। चीन का दौरा करने के बाद वो वापस पहुंचे हैं तो वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और क्या क्या मुआहदे हुए, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक किताब जिसका काफ़ी चर्चा है, जिसकी इनॉग्रेशन की बात भी अगर की जाए या जिसका जब वो पजीराई जो मिल रही है इस किताब को और इसके पीछे जो स्टोरी है उसको आज आप सुनाएंगे। लॉस्ट टू द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर जो कि 5 से 6 साल अगवा में रहे, तो उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है और इस किताब को जब उन्होंने लॉन्च किया तब भी और आज की सक्सेस के बाद भी हमने उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, वो हमारे मेहमान होंगे, तो ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे, फरहान महबूब, क्या खूबसूरत नाम और क्या खूबसूरत कारकर्दगी, स्क्वॉश इंटरनेशनल प्लेयर है, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बेशुमार तरीके से बेशुमार प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का नाम उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के नाम को रोशन किया। और वो हमारे जो इस वक्त स्क्वॉश प्लेयर हैं, प्राउड है पाकिस्तान का, उनको आज के प्रोग्राम में हम हिस्सा बनाएंगे और वो हमारे साथ होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पर हम बच्चों की तालीम की बात करते हैं, वहाँ पर आपको ये गाइडलाइन देना कि अगर आपके वालिदैन जो है वो वसाइल की कमी की वजह से पढ़ा नहीं पा रहे और ज़हीन तलबा और तालिबात जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप है, अल खिदमत अल फलाह स्कॉलरशिप। ये क्या है, कहाँ से मिल सकती है और अगर आप परेशान है तो आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ये लास्ट सेगमेंट होगा, सो डोंट मिस इट आउट। वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। हरमीत पाजी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज करेंगे हम एक वेलकम से जो कि हमारी कौमी क्रिकेट टीम का भारत में हुआ। दुबई के रास्ते से होती हुई हमारी कौमी क्रिकेट टीम भारत पहुंची। अहमदाबाद स्टेडियम में होने वाले ये मैचेस और वो मैच जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, खैर उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे मैचेस हैं। लेकिन अभी वेलकम की बात करते हैं तो ये वेलकम के कुछ मनाजिर है, कल तो एक्सक्लूसिव थे लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया। कल भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हमें नजर आ रही थी, कुछ प्ले कार्ड्स जो इर्द गिर्द के लोग हैं इनके वेलकम करने के लिए उन्होंने उठाए हुए हैं, इस पर कौमी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों की पिक्चर्स हैं और फिर उनका वेलकम अपने रिवायती अंदाज में हरमीत पाजी किया गया है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे जिस किस्म से, यानी इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो, फिर अगर वो पाकिस्तान में खेला जाए या
हिंदुस्तान में खेला जाए और उसी के ग्राउंड में खेला जाए तो फिर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इंडियन क्रिकेट, खासकर विराट कोहली की, इसी तरह बाबर आजम की भी बहुत ज़्यादा है। शुएब अख्तर को देखा जाए, माजी में वो एक बहुत बड़ा नाम था। शाहिद अफरीदी जो है ख़वातीन में वैसे यहाँ पे भी मकबूल था, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा मकबूल थे। सो ये इसमें कोई शक नहीं है कि आस पड़ोस का ये जो मामला रहता है, और फिर खासकर जब क्रिकेट का मैच आता है तो हमने अपने बचपन से देखा और अब तक हम ये देख रहे हैं कि क्रेजी ऐसी सिचुएशन होती है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे उनका इस्तकबाल किया गया रिवायती अपने तरीके से, भारत ने अपने उन रीत रिवाज के तहत उनका इस्तकबाल किया। और मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट आप देखें कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें नजर आए सेल्फियाँ लेते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक जाहिर बात है, उनका ये हक भी बनता है कि उस तरह वार्मली वेलकम करें। लेकिन अब जो मैच है उसके लिए एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि टिकट्स का जो मामला है वो उससे पहले ऑलरेडी बहुत सारी टिकटें बिक चुकी हैं। और जाहिर बात है, अहमदाबाद की बात कीजिए, एक तो वहाँ पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, फिर गुजरात और इन आसपास के जितने भी इलाके हैं तो फिर वहाँ पर हिंदू भी, उनकी भी ज़्यादा तादाद है। तो यहाँ वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज़ होगी और कोशिश ये होगी कि हर तरफ, चाहे वो जिस कम्युनिटी से, क्योंकि मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो इसको देखने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ममालिक से भी जा रहे हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने अप्लाई तो किया वीजे के लिए, लेकिन उनको आम जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बड़ा कम मौका मिला। कुछ लोग दुबई के थ्रू हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में सोशल मीडिया पे यही कहा जा रहा है कि हम मतलब मीम्स बनती है ना, तो मीम्स का भी जिक्र कर लेना चाहिए। जो हमारे लोग तबसरा करते हैं सोशल मीडिया पे, उनका कहना ये कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कुछ 2 से 3 लोगों को इंडिया का वीज़ा नहीं दिया और इजाज़त नहीं दी। लेकिन भाई अगर वो चले जाते तो आप कहते हैं डकी भाई जैसे लोग अगर जाते, और हम बहुत सारे और भी हमारे पास ऐसे नाम हैं, मोमिन को भी अलाउ नहीं किया गया वीज़ा, बट ऑल दो अगर जाते तो हमें इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिल जाता। लेकिन चलें, भारत की अपनी पॉलिसीज़ हैं, हम उस पर क्या कह सकते हैं। इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक खूबसूरत तरीके से उनका वार्म वेलकम किया गया है। और हमारी क्रिकेट टीम को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से खेल के वापस आए। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आप चल रहे हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, डेली डोज। आज का पहला डोज आपको देते हैं। पहला डोज जो हमने आपको देना है बहुत ही ज़हीन डोज है ये, और बहुत ही इस तरह का डोज जिसको आप देखकर सोचेंगे अच्छा जी इतने छोटे बच्चे इतने अच्छे कारनामे कर सकते हैं, तो बड़े बड़े अगर काहली और सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं तो ये एक वेकअप कॉल है आप सबके लिए। डेली डोज की पहली खबर जो है बेसिकली हमने आपको देनी है, अगर हम माइंड गेम की बात करें हरमीत पारी, जहाँ पर माइंड गेम का जिक्र आता है वहाँ पर हमें पता लगता है कि हम शतरंज की बात कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसने शतरंज की बाजी जो है वो बसात जो है उसको क्या तरतीब दिया, कितने सेकंड्स में, सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स में। मतलब ये बच्ची, इसकी उम्र है 10 साल हरमीत बाजी, और फिर आंखों पे पट्टी बांध ली, ये तो सोने पे सुहागा है, और शतरंज की बसात तरतीब देने का आलमी रिकॉर्ड उसने बना लिया है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम उनका दर्ज हो गया है। अच्छा, वैसे आपने देखा होगा ये जाहिर बात है बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए एक तो आपका दिमाग बड़ा तेज़ होना चाहिए, आप बड़े शातिर हों, क्योंकि शतरंज यहाँ से निकला है। और फिर अगर आप देखें, मैंने तो बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं कि आंखें बांधकर बहुत सारे लोग जिस तरह बालों की कटाई करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि इस गेम में आपको दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा है, और फिर जाहिर बात है नज़र का भी आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए कि क्या करना है, किसको कैसे मात देनी है। तो मेरे ख्याल में, लेकिन बहरहाल इस बच्ची के आप देख सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वाकई में रिकॉर्ड तो बनता है फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने और आंखों पे पट्टी बांध के। तो एक तो शतरंज गेम माइंड गेम हो, दूसरा फिर आप आंखों पे पट्टी बांध लिया, और फिर बसात को कितने खूबसूरत अंदाज में सिर्फ 45 सेकंड में उन्होंने तरतीब दिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। तो भाई आप, अगर आपको ऐसा कोई टैलेंट आपके पास है तो यू कैन डू एनीथिंग, भाई आप भी कुछ भी कर सकते हैं। अगली डेली डोज पे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है एक ऐसे भिखारी की जो कि मुझे लगता है मिलियनियर होने ही वाला था, कि उसको रोक दिया। उसको क्यों रोक दिया कि लोगों को परेशानी पड़ गई, टेंशन पड़ गई लोगों को कि बरतानिया में 30 साल ये भिखारी है जिसको बैन कर दिया गया है, यानी उस पर पाबंदी लगा दी गई है। हरमीत पाजी, ऐसा क्यों? अगर पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन करना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल से, मैंने यहाँ भिखारियों को करोला सिटी में घूमते हुए भी देखा है। खैर, इस भिखारी की अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं थोड़ी सी क्विकली, तो जनाब सालाना 20,000 पाउंड ये जमा कर लेते थे। अब ये खबर जो है पुलिस को मौसूल हो गई। उसने कहा भाई ये तो सालाना 20,000 पाउंड तो लोग मेहनत करके, इतनी तगदो करके, कोशिश करके, सेक्रीफाइस करके फिर कमाते हैं, ये तो सिर्फ मांग के कमा लेते हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने फैसला सुनाया कि भाई आपको हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आप इस एरिया में बिल्कुल नहीं आएंगे और बिल्कुल नहीं मांगेंगे, वरना आपको भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे।
वैसे सो अगर देखा जाए तो ये बैन पाकिस्तान में भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कल जो रिपोर्ट आई है पूरे सोशल मीडिया में भी चलती रही, अखबारों की जिन्नत भी बनी, और यही थी कि 90% पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं सऊदी अरब में। और ये अब का सिलसिला नहीं है, ज़ियाउल-हक के दौर में भी ये पोस्ट आई थी, और मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे भिखारी उनके बाकायदा ठेके होते हैं। और मुझे एक भिखारी को, मुझे मेरे एक दोस्त ने जब गिरफ्तार किया तो 13 लाख रुपया वो जो है वो भाई महीना कमाता था 2007 और 2008 में। एक पॉइंट होता था और वहां पे बैठता था, 13 लाख रुपया बड़े आसानी से उसको मिल जाता था पूरे महीने का। सो आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर इनका ये बिजनेस, और दिन दुगनी रात चुगनी, वही कहते हैं कि भाई तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। सो तो बस देखिए, तरक्की को बैन कर दिए फिलहाल, तो ये जनाब बहुत कॉमन चीज़ है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर ये ऑपरेशन हमने करना शुरू कर दिया तो पता नहीं यहाँ सालाना कितनी आमदनी हम काउंट करना शुरू कर देंगे। बट ऑल दो वहाँ पर जो है इसका सख्ती से एक्शन लिया गया, और वो एक्शन यही है कि इस बेकारी पर अब पाबंदी लगा दी गई है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर हमने आपको देनी है चीन से, जहाँ पर ये आपको हम दिखाई देंगे अगर विजुअल्स, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खबर क्या है। चीन की पहली मौलिक मोनोरेल ट्रेन जो है, जिसे चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर ये तो हमें पहले भी ये खबर पता थी और हम पहले भी खबर दे चुके हैं, लेकिन अब इस खबर में मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ कि चीन की पहली मौलिक मोनोरेल, मतलब आपको लगता है सीम्स टू बी लाइक कि हवा में आप लटकी हुई ये ट्रेन है जो कि चल रही है, लेकिन क्या ज़बरदस्त तरीके से मकनातीसी पावर जो है उसको इस्तेमाल करके देखने में ऐसे लगता है कि ये हवा में मौलिक है, लेकिन बगैर ड्राइवर के और बगैर आपको पता है ट्रेन चलाना। और अब हम जब AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम, और साथ साथ चीन की तरक्की की और कामयाबी की बात करते हैं, तो ऐसी बेशुमार ऐसी इन्वेंशंस वो कर चुके हैं जिसमें उन्हें अब ज़रूरत नहीं है इंसानों की। बट ऑल दो इंसानों की ही बनाई हुई ये एक इजाद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये देखने में बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करती है जब आपको लगता है कि अच्छा हवा में एक ट्रेन उड़ रही है। ऑल दो चाइना और जापान की बात की जाए, जापान इस मामले में बहुत ज्यादा तेज था और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने लिए, लेकिन अब चाइना का जो मामला है वो बड़ी तेजी से गुजर रहा है और मुख्तलिफ कंट्रीज के ठेके जो हैं इस वक्त चाइना के पास हैं। और मोनोरेल की बात की जाए, दीगर ट्रेन की बात की जाए, तो ये अब पूरी दुनिया में ये जाल जो है इसको मजीद तकवीत दी जा रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। फिर मैं वही कंपेरिजन करूंगा कि 1861 में पहला ट्रेन का आगाज जो इफ्तिताह है वो कराची से अंग्रेजों ने की, और आपको पता है कि जाते जाते 11,000 किलोमीटर का ट्रैक हमें छोड़ के गए। लेकिन फिर अब क्या हुआ कि सिर्फ 5 स्टेशन हमारे पास, बड़े स्टेशन आप कह सकते हैं, वो कहीं फाल है, बाकी जो है वो बेच कर हम खा गए। तो कहीं ना कहीं ये वाला सिस्टम अगर इसको अब पूरी दुनिया ज्यादा कोशिश करेगी, अंडरग्राउंड हो या बुलेट प्रूफ हो या ओवरहेड जिस तरह ये हम देख रहे हैं, तो इस तरह ट्रेनों पर ज्यादा फोकस हो रहा है और कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे पास जो पुराने इंजन की और फिर गैर कानूनी भर्तियों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे ट्रेन सिस्टम का। बट ऑल दो हमें वो वक्त नहीं भूला कि हम PI की बात करें या ट्रेन स्टाफ की बात करें, तो हमने बहुत सारे ऐसे ममालिक की इस तरह के डिपार्टमेंट्स को और इस तरह के स्टाफ को ट्रेंड किया हुआ है, तो वो वक्त भी यकीन पाकिस्तान की कामयाबी का वक्त था। आज हम इस बात पर रोते हैं और इस बात पर जितना भी अफसोस किया जाए यकीनन वो कम है। लेकिन चीन चले हमारा हमसाया मुल्क है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिन्होंने पाकिस्तान में भी इस चीज़ का आगाज़ किया उन्होंने, और उनके साथ मिल के उनको देख के तरक्की की राह जो है उसको मजीद हमवार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट खबर हमने आपको अंतालिया से देनी है, यानी हम टर्की का जिक्र कर रहे हैं। और तुर्की में अगर हम बात करें, इस खबर को देने से पहले अगर आपने खबर देखनी हो, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो पिक्चर आनी हो, हरमीत बहुत सारे तुर्की के ऐसे प्रोग्राम्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रामे बने हुए हैं कि अगर आप उनको देख ले तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि उनकी सल्तनत क्या थी, उन्होंने कहाँ से शुरू किया। सल्तनत उस्मानिया की बात करें और पूरा उन्होंने बड़े अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ मुख्तलिफ ड्रामास की सूरत में, मुख्तलिफ सीरीज़ की सूरत में, लेकिन वो इस पर काम रोक नहीं रहे। मतलब माहिरीन ने कदीम तारीखी शहर जो है वहाँ से खंडरात से एक नई जुबान दरियाफ्त कर ली है, और कहा यह जा रहा है कि ये उस वक्त की सल्तनत का दारुल हुकूमत था, और वो इस पर इन्वेंशन पे इन्वेंशन और मतलब वो इसको डायग्नोस करते 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 चले जा रहे हैं, और एक के बाद एक सीरीज़, एक के बाद एक ड्रामा और एक के बाद एक तहकीक जो है वो उसको लॉन्च करते चले जा रहे हैं। बिकॉज अगर हम तुर्की की बात करें, दे आर रिच इन दिस कल्चर के वहाँ पर तारीख जो है वो इतनी बड़ी है कि उसको जितना समेटा जाए उतना कम है, और ये कोशिश जो है वहाँ के माहिरीन मुसलसल करते चले जा रहे हैं, और एक नई ज़ुबान जो है वो उन्होंने इतने सालों बाद दरियाफ्त करनी है। सोहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुल्क अपने सकाफत, अपनी तारीख उनको जिंदा रखने की कोशिश करता है, तो दुनिया वो तारीख भी उनको याद रखती है अपने तारीखी पन्नों में। अगर हम देखें की जुबानों की दुनिया, कदीम जुबानों की बात की जाए तो तामिल
हरमीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हम बात करें सारी सूरत हाल की तो आपको इस बात का पता है कि इसमें हम बड़ी कोशिश करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास भी, अगर हम अपनी ज़मीन की बात करें ना हरमीत, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात कर लें तो क्या शाही किला, क्या बादशाही मस्जिद, क्या हमारे पास टेम्पल्स और किस तरह से हमारे पास ऐसे मुक़द्दस मकामात दूसरे धर्म से लेके हमारे अपने धर्म तक मौजूद हैं, जिनको सेव करके आसार क़दीमा के तौर पर कितना अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। लेकिन हम थोड़े मुश्किल में हरमीत। बात आपकी ठीक है, बस वो मेरे ख्याल में वैसे इस किस्म की चीज़ें अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं, और तारीखी मुकामात हों या जिस तरह आप सीरीज़ की बात कर रही हैं, टर्की जिस तरह सीरीज़ बना रहा है, चाहे वो ड्रामे के ज़रिए या फिल्म के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, वही सारी चीज़ें जब बाहर की दुनिया देखती है तो इसलिए अट्रैक्ट होती है वहाँ की तरफ जाने के लिए। और सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद टर्की की तरफ इसलिए भी जाती है कि उन सारी चीज़ों को करीब से देखा जाए। हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही बात, उसको ड्रामे के ज़रिए या फिल्म के ज़रिए या सोशल मीडिया के थ्रू या डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उस पर काम करना बड़ा लाजिम है। क्योंकि अगर हमने, क्योंकि आने वाला वक्त भी यही है, अब सऊदी अरब को आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे शहर वहां पे, एक बहुत बड़ा शहर इसलिए बन रहा है, उसकी वजह है कि वहां की सियाहत को फरोग दिया जाए, क्योंकि आने वाला दौर बहुत ज्यादा चीजों के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली है। तो पाकिस्तान का फोकस भी अगर यही पे होगा तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसी बात को हम पता नहीं कितनी दफ़ा अपने शो में और बारहा कह चुके हैं कि चारों मौसम की बात की जाए, मुख्तलिफ तरह के सूबों में खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरत ज़मीनी मनाजिर, और अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो एक से बढ़कर एक ऐसा मकाम हमारे पास मौजूद है जिसको पॉलिश करके और डेवलप करके बहुत अच्छा ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर जनाब। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर हम बात करें निगरान सेटअप की तो आपको पता है कि लेटर और सूनर जब हम इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का कि इंतखाबात कब होंगे, तो इंतखाबात की तारीख की जो ताख़ीर है उसकी वजह से निगरान सेटअप को हरमीत आपको पता है कि अच्छा खासा टाइम भी मिला। ये टेन्योर जो है वो एक्सटेंड हुआ, और अब जो मैदान मिला है उस पर अपनी कारकर्दगी का भरपूर मुजाहरा करने के लिए बहुत सारा ऐसे यंग टैलेंट, यंग ब्रेन्स मौजूद हैं निगरान सेटअप में, जो कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश को गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इब्राहिम मुराद मौजूद है, जो कि निगरान सूबाई वजीर हैं बराए ट्रांसपोर्ट, मादनियात, माइंस एंड मिनरल्स। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम मुराद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर कहिएगा कि रिसेंटली आप जो निगरान सेटअप है और पूरी काबीना है वो दौरा करके आई है चीन का, और बड़े ज़बरदस्त मुआहदे किए हैं, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। जी, हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की क़यादत में चीन का 5 रोज़ा दौरा हुआ, और इसके अंदर हमारा एक सिस्टर प्रोविंस है निंगशिया, इन्होंने हमें उधर होस्ट किया, और इनका एक इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ और प्रोविंसेस का एक्सपो होता है। जी जी। उसके अंदर हमें इन्होंने, चीफ मिनिस्टर पंजाब को बहुत इज़्ज़त दी और उनसे इसकी इनॉग्रेशन करवाई, और पूरी दुनिया से तकरीबन 26 ममालिक से लोग आए हुए थे, गवर्नर्स आए हुए थे, इजिप्ट के आए हुए थे, मुख्तलिफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के आए हुए थे, और उन्होंने ये पंजाब को ये इज़्ज़त दी, चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये इज़्ज़त दी, और हमने वो एक्सपो जो है वो इनॉग्रेट की। उसके बाद हमने 2 सिस्टर सिटीज़ के मुआहदे साइन किए हैं, क्योंकि ये जो निंगशिया प्रोविंस है ये भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, और पंजाब भी हमारे इल्म में है कि वी आर आल्सो एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी। तो हमने साहिवाल और बहावलपुर, साहिवाल जो है वो मिल्क में जो है प्रोडक्शन के अंदर उसका दुनिया में नाम है, और बहावलपुर का मीट में, तो हमने इन 2 के भी उनके 2 शहरों से सिस्टर सिटीज़ के मुआहदे साइन किए। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल ट्रिप रहा, इनसे हम। अच्छा इब्राहिम साहब, एक और चीज जो बहुत सारा, यानी आप लोग हैं, आप जो फरमा रहे हैं बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी गर्दिश करती रही, और वो हमने देखा कि अमेरिकी सफीर का जो है वो अचानक सीपेक का दौरा, फिर वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ गए, तो इस पे कहा जाता है, और चाइनीज ने भी काफी खामोशी इख्तियार की, तो वहां कोई इन मामला पर भी गुफ्तगू हुई, और क्या कंसर्न था उनको इस मामला पर भी? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि चाइना की जो सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को पावर्टी से निकाला है, और पाकिस्तान में आप देखें कि 65% जो लोग हैं, तकरीबन आपके 14-15 करोड़ अवाम, ये 30,000 रुपये से कम कमाते हैं।
तो हमने ये देखना है कि ये लोअर मिडिल क्लास को आपने नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, हाई इनकम पे कैसे लेके जाना है। तो चाइना में ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, हम उनसे सीखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस तरह जो है आगे मुल्क तरक्की कर सकता है। आपने जो बात की गवादर की और पाकिस्तान, देखें इसके और किसी भी और मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो हमने ये देखना है कि जी हमारे इंटरेस्ट में है वो चाइना के इंटरेस्ट या यूएस इंटरेस्ट से कैसे अलाइन हो सकते हैं। और गवादर के अंदर अगर यूएस गवर्नमेंट अपना कोई इकोनॉमिक प्ले करना चाहती है रोल, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। और हमने अपनी तरक्की को देखना है और अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, यूएस है, चाइना है, इनके साथ हमने देखना है कि किस तरह की कॉपरेशन के साथ हम म्यूचुअल बेनिफिट्स अच्छा और इब्राहिम जो मुराद साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन जब हम कॉपरेशन की बात करते हैं, चाइना की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर ऐसी बहुत सारी कंपनीज जिनको हमने बड़ा अच्छा काम करता हुआ देखा है। चूंकि आप विजिट भी करके आए हैं, तो अब हम इतने कैपेबल हैं कि उस तरह की चीज़ें हम बिल्ड कर सकें, या जिन मुआहदों की हम बात करते हैं, जिन कोलैबोरेशन की हम बात करते हैं, उसको हम खुद से लॉन्च कर सकें। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? अगर स्टाफ की बात की जाए, मैन पावर की बात की जाए और फिर वसाइल की बात की जाए, हम इस काबिल कब हो जाएंगे कि अपनी चीज़ों को खुद संभाल सकें, निस्बत इसमें कि हम उनको ठेका दे दें और वो ठेके पे आगे काम करना शुरू कर दें? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमने इसीलिए जो चाइना में बात की, हमने उनसे कहा कि आप हमसे नॉलेज शेयरिंग करें और नंबर 2 आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ताकि पंजाब की अपनी कैपेबिलिटी डेवलप हो, हम खुद जो है अपने पाँव पे खड़े हो सकें और लोकल सॉल्यूशन जो है आवाम को हम प्रोवाइड कर सकें। और जहाँ तक आपने बात की कि कोई कमी, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है, पंजाब की जो अवाम है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लैकिंग नहीं है जो कि हमें दुनिया की अजीम तरीन कौमों में या लीडिंग सूबों में पंजाब नहीं शामिल हो सकता। हमें बस एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए और मेहनत से काम करें। कायदे आज़म ने भी एक बात जो है वो 3 बिल्कुल। बार की, काम, काम और सिर्फ काम। तो अगर हम मेहनत सर एक करेंगे और तो चीज जो हम देख रहे हैं कि ये सारे मामला तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और आपका दौरा जो हम देख रहे हैं, फुटेज जो चल रही है वाकई में, और जो आप पॉजिटिव चीजें फरमा रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक कार्स के हवाले से जो काफी सस्ती भी हैं, और वो उसके हवाले से जो प्लांट्स वगैरह दीगर चीजें लगनी हैं और कुछ पे काम चल रहा है। ऐसे में पंजाब आप जब गए हैं, तो इस दौरे के बाद आपको क्या लगती है कि पंजाब में किन किन प्रोजेक्ट्स का और कितना फायदा आवाम को होगा? और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने वहां से आपको मिली कि हाँ, ये काम अगर वहां पे उसकी शुरुआत की जाए तो बहुत फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। जी, एक चीज़ जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, और पंजाब के अंदर एग्जैक्टली। जितनी भी डीजल बसेस चल रही हैं, और ये बहुत ही स्मॉग इमिटिंग व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन इमिट करती हैं। और पंजाब में हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस कराया जाए। चाइना के अंदर 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हो गई है, इससे कोई धुआं नहीं निकलता, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। और हमारा जो फ्यूल बिल है, जो इंपोर्ट्स हैं, उसमें 70% हम फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पे चले जाएंगे तो फिर हमारी जो फ्यूल का इंपोर्ट बिल है, जो कि जिसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर आता है और रुपया जो है उसकी कदर गिरती है, तो वो भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें भी हमने चाइनीज से गुफ्तगू की, और अभी जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है वो चाइना में ही है, और वो देख रहे हैं बीजिंग की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि हम पंजाब की जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक की, उसको चाइना के लेवल पे लेके आए। अच्छा इब्राहिम मुराद साहब, एक प्लीज़ एक सवाल जो मैंने आपके आगे रखना है, आप इसे सवाल कहें एज अ काइंड ऑफ फरियाद टू, क्योंकि जो ख़वातीन है बड़ी तादाद में, और हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, चूँकि ये कंसर्न डिपार्टमेंट है आपके पास, तो हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बाइक्स की जब हम बात करें, उनको एक्सक्लूड करने की बात करें, चिंकी रिक्शों की बात करें, उनको एक्सक्लूड करने की बात करें, तो हम ये कर सकते नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ी तादाद में लोग इन ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करते हैं। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह से किस तरह से बिल्ड की जा सकती है कि ख़वातीन बड़ी तादाद में जो कि जॉब करती हैं वो जाएँ उस ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करें? हम उस तरह से, आपको पता है, यूटिलाइज नहीं कर सकते अपनी ट्रांसपोर्टेशन को। तो इस हवाले से क्या समझते हैं आप, किस तरह के प्रोजेक्ट आने चाहिए? कि आप कराची में देखिए कि वुमेन पिंक बसेज आई थिंक वो लॉन्च की गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी आसानी हो गई है। जी, मैं एक तो जितनी खवातीन है इनको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि ऑरेंज लाइन का जो पहला बॉक्स होता है, दैट इज़ नाउ अ पिंक बॉक्स, और उसके अंदर जी सिर्फ खवातीन के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। और मैंने खुद उसमें उससे एक बॉक्स पिछला जो है उस पर सफ़र किया, और हमें कुछ खवातीन ने भी कहा कि कभी कभार वो ट्रैफिक कार्स में फुल हो जाते हैं, तो हमने सेकंड में भी कहा कि खवातीन को प्रायोरिटी दी जाएगी। जी जी जी। तो इस तरह के और इनिशिएटिव्स हैं। पिंक बस वो डिमांड पे डिपेंड करता है कि अगर ऐसी डिमांड है, एक पूरी बस की सवारियां हो रही हैं, तो फिर हम जो है उसको शुरू करें। और इसके साथ साथ ये जो मेट्रो बस है, इसके अंदर भी जो फ्रंट का पोर्शन है दैट इज़ रिजर्व फॉर वीमेन एंड लेडीज़,
और इसमें आगे भी ले जाया जा सकता है कि पिंक टैक्सीज हो, खवातीन ड्राइवर्स हो वो चला रही हो, या और कोई ऐसी पिंक स्कूटीज का प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर का, ये चल रहा है। इसमें भी जो खवातीन है उनको इंटरेस्ट फ्री जो है वो स्कूटीज अवेलेबल है। तो इब्राहिम सबको साहब, अगर चाहिए। हम देखें बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं और बजा फरमा रहे हैं, पंजाब का ये जो मामला, अगर हम निगरान सेटअप की बात करें, पाकिस्तान की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि बड़ा लॉन्ग किस्म का सेटअप है और बहुत सारे डिसीजन आप लोगों को इख्तियारात भी दिए गए हैं। क्या लगता है कि इन प्रोजेक्ट से, सर आपको क्या लगता है कि क्या क्या फायदे जो हैं पंजाब के लोगों को होंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो मुआहदे मुख्तलिफ आप लोग कर चुके हैं? जी, पहले तो आप देखें कि पंजाब के अंदर सिर्फ 8 वुज़रा है, और पहले जी 40-45 लोगों पे काबीना होती थी। और हमारी जो परफॉर्मेंस है और हमारी जो डिलीवरी है वो पिछली कई हुकूमतों से बहुत बेहतर है। आप चीफ मिनिस्टर की स्पीड देखें, आपको मैं बताता हूँ कि पिछले से पिछले हफ्ते हम मुल्तान थे, रात 2-2 बजे तक हमारी मीटिंग्स और विजिट्स चलते थे। और सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी, आईजी, सब लोग साथ होते थे। हम हॉस्पिटल विजिट करते थे, हम थानों को विजिट करते थे। तो जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, मैंने तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट्स विजिट किए हैं पिछले 3-4 माह में। हर जगह मुझे ये फीडबैक मिला है कि गवर्नेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। कुछ ऐसी बड़ी स्कीम्स हैं जो कि हम शुरू नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे इख्तियार में वो हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लाहौर के अंदर जो है मेजर शुरू हुए हैं और टाइम से पहले ख़त्म हुए हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह की जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं पब्लिक सेक्टर के, इनकी अपग्रेडेशन चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि जो हमारा मुख्तसर वक्त है, इसमें हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो आने वाले वक्त में भी आवाम को फ़ायदा देंगे और ये जल्द अच्छा, इब्राहिम मटीरियलाइज मुराद साहब, ये मुख्तसर वक्त तो खैर एक्सटेंड हो गया है, इख्तियारात भी एक्सटेंड हुए हैं, तो मैं समझती हूँ यू गाइस गेट मोर काइंड ऑफ ग्राउंड जिसमें आप लोग प्ले कर सकें। लेकिन चलिए, हम ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर चुके हैं, टेक्निकलिटीज़ पर भी हमने बात की है, मादनियात की अगर बात करें, माइंस एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, आपको पता है कि आप दुनिया घूमते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं और ये सब कुछ देखते हैं कि वो कितनी डेवलप कंट्रीज़ हैं और वहाँ के वसाइल हमारे कुदरती वसाइल से कंपैरेटिवली कम भी हैं। हम कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क हैं। अगर हम कानकुनी की बात करें और अगर हम बात करें वहाँ पर माइंस में काम करने वालों की और जिस मशीनरी से वहाँ पर काम किया जा रहा है, हम अपने अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना, वहाँ पर वेल इक्विप्ड करना, उससे कितना फ़ायदा हो सकता है और उस प्रोजेक्ट पर कितना काम करना अभी बाकी है ताकि उससे भी मुस्तफ़ीद हो सके, हमारा मुल्क ज़र मुबादला पे काम हो सके। जी, आप ये मादनियात की आपने बात की, और पहले मैंने एक आपसे शेयर की कि हमें उम्मीद होनी चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना नवाजा है कि हमें अंदाजा ही नहीं है। हमारे पास दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट का रिजर्व है। आप अपनी जिंदगी नमक के बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान 3 साल में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कॉपर का प्रोड्यूसर बन जाएगा। हमारी जो अब माइंस जो है प्रोडक्शन के अंदर आ रही है, कॉपर जो है हर वायर में आपको हर इलेक्ट्रिक चीज के अंदर रिक्वायर्ड है। हमारे पास पंजाब में सिलिका सैंड है। आप जो डिवाइस लेती हैं उसके अंदर थोड़ा सा एक सिलिका सैंड होती है जिससे वो मॉइस्चर कंट्रोल करती है। हमारे पास इधर कोयला है। और मैं आपको एक और खुशखबरी दूं कि जल्द हम अगले कुछ हफ्तों के अंदर प्लेसर गोल्ड के 4 ब्लॉक्स की ऑप्शन कर रहे हैं पंजाब में। पंजाब के अंदर अटक के मुकाम पे जहाँ से रिवर इंडस एंटर होता है पंजाब में, वहाँ हमें प्लेसर गोल्ड मिला है और हम 4 बॉक्स प्लेसर गोल्ड के ऑप्शन करने लगे हैं। तो अब हमारे पास दुनिया का हर एसेट है और हम जो है उसको चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक ऑप्शन में लेके, ताकि इन्वेस्टर्स आए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए और वो आके जो है वो इनको प्रोडक्शन में लाए और आगे एक्सपोर्ट्स करें और इकोनॉमिक रिवाइवल हो मुल्क का। ऑलराइट, खैर इन सारे प्रोजेक्ट जिन पर आपने ब्रीफ किया है, दैट्स रियली गुड, दैट साउंड्स रियली गुड, और इंशाल्लाह इस पर अगर काम किया जाए तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारे मैक्सिमम मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। इब्राहिम मुराद हमारे साथ मौजूद थे, निगरान सूबाई वज़ीर, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और अगर हम तमाम वसाइल की जिनकी हम हर मीत बात करते हैं उनको बुरोकार ला के, उनको डेवलपमेंट की तरफ राग़िब करके ही मेरे ख्याल से हमारे मैक्सिमम मसाइल जो हैं किसी से IMF के पास जाने की बजाय, कर्जा लेने की बजाय मुल्क से ही हल किए जा सकते हैं, बशर्ते कि इन पर काम किया जाए। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि निगरान सेटअप जो कि इस वक्त चल रहा है, और अब अगर हम बात करें इंतखाबात की तो जनवरी के आखिर तक एक प्रोग्राम जो है वो दिया गया है कि इंतखाबात 170 दिन के बाद हो जाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर आप जानते हैं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत खत्म होने के बाद एक लंबा अरसा मुल्क में मौजूद नहीं थे। जब मुल्क वापस आए तो 48 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर वापस चले गए, और इस वक्त नून लीग की चोटी की सियासत और क़यादत जो है वो मौजूद है लंदन में। कहा जा रहा है कि वो लाहौर से एक पैगाम लेके, जो कि गुजरावाला में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद वहाँ गए हैं, लेकिन उसकी तरदीद जो है वो शहबाज शरीफ समेत ख्वाजा आसिफ ने भी की है कि ऐसा कोई पैगाम लेकर वो वहाँ नहीं गए। लेकिन उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानिया नून लीग ने बिल्ड किया था उस पर वो बात करने से काफ़ी गुरेज कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। नजमुस साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सोहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि जो बातें की जा रही है जिसकी तरदीद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी की है, नून लीग की क़यादत भी कर रही है, ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेके लंदन नहीं गए, लेकिन चोटी की इस वक्त जो क़यादत है वो लंदन में ही मौजूद है। क्या प्लान बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? देखिए सोहा, अगर तो कोई उनकी बातचीत नहीं हो रही तो ये जो कुछ दिनों से वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं और उनके बयानात जो बदल रहे हैं, बयानिए बदल रहे हैं, फिर उसकी वजह क्या है? तो थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जब हमने सुना कि जी अक्टूबर की किसी तारीख को जो है वो नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो शादियाने बजाए गए इधर और प्रोग्राम शुरू हो गया कि जी इधर से रैली आएगी, इधर से रिसेप्शन कमेटी के नाम आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अचानक यात्रा करनी पड़ी शहबाज शरीफ साहब को लंदन की, वो अचानक उधर रवाना हो गए। अच्छा, अब जब वो वहां रवाना हुए और कुछ देर के बाद ही हमारे सामने आया कि वो जो नवाज शरीफ साहब ने जजों और जर्नैलों की अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, वो जो है वो मुस्लिम लीग का पूरी एज अ पॉलिटिकल जो है वो सियासी जमात वो उनका बयानिया नहीं है। और उसके बाद लतीफ़ साहब आते हैं और आपके वो कहते हैं टीवी पे, कहते हैं जी कि हम जो हैं वो बयानिया जो है हमारा असल में ये है कि 9 मई में जो वाकयात पेश आए हैं उसके बारे में हम बड़े मुतफक्कर हैं, उसके बारे में हमें बड़ी परेशानी है कि उस दिन क्या हुआ। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि जी वहां पे कुछ नहीं हो रहा, या ये तो वो इसलिए गलत है कि आपने अपना पूरे का पूरा बयानिया जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट 180 डिग्री पे आपने करके, तो जजों और जर्नैलों की बात छोड़ के तो आप अब बात कर रहे हैं 9 मई की। और ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे दौरानिये में बिल्कुल खामोश हैं, उनकी पार्टी बोल रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक बयानिया दिया। सर एक और चीज जो आपसे जानना चाह रहे हैं हम लोग, अगर हम देखें सारी सूरत हाल में, हम देखते हैं निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब जाते हैं चर्चिल होटल में, हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा वहां से ही निकलते हैं, फिर हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म लंदन के बाद सऊदी अरब की तरफ जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म जो है वो लंदन के बाद जाएंगे सऊदी अरब और फिर पाकिस्तान आएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आपको सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा किरदार क्या लग रहा है कि डील का या जमानतों का मामला कहीं फिर सऊदी अरब ने ले लिया? सर देखिए, हम लोग पाकिस्तानी जो है ना हरमीत सिंह जी, हम लोग चीजों को बहुत ज्यादा जो है ना वो उलझा के हमें बड़ा मजा आता है। हम साजिशी थेरियां बनाने में बड़े माहिर हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जी असल में चूंकि ये हुआ है ना तो ये हो रहा है। आपने फैक्ट्स देखने होते हैं, आपने ग्राउंड रियलिटीज देखनी होती है। निगरान वजीर आजम का क्या ताल्लुक है इस डील के साथ, या जो भी डील है, निगरान वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम लीग नून से। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि उनको मुस्लिम लीग नून वाले शायद बात भी ना करें उनके साथ, क्योंकि उनके साथ बात करनी है उन्होंने। निगरान वजीर आजम नहीं, उसमें कुछ और ताकतें हैं जिनके साथ उनकी बातचीत। सर वही ताकतों की बात कर रहा हूं जिनके जो लेके आए हैं वजीर आजम को। सर नहीं, वो नहीं, वजीर आजम को खबरदार आपने इस तरह की कोई बात की, वो किधर लेके आए हैं? इनको तो पॉलिटिकल पार्टीज ने चुना है। निगरान वजीर आजम को तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने चुना है। सुनिए, ऐसे ही निगरान वजीर आजम का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जाना, उसके बाद उनका लंदन जाना, फिर उनका सऊदी अरेबिया जाना, उस पर बात हो रही है
कि जी आपका ये जाती विजिट लंदन में कैसे हो सकता है। मैं जी अपने प्राइवेट विजिट पे हूं, लेकिन उधर हम देखते हैं कि उनके साथ हमारे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती। अब ठीक है, आपके टीवी चैनल का नाम पब्लिक है, लेकिन बहुत सारी चीजें पब्लिक नहीं की जा सकती। मैं आपको लेकिन बता सर सकता पब्लिक जो हूं। है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, पब्लिक जो है ना बड़े सवाल करती है। एक सवाल पब्लिक का भी है, वो जो मैं आपसे दोबारा करना चाहती हूँ, पब्लिक न्यूज़ का नहीं, पब्लिक का है। मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ का ये बयानिया बहुत हिट रहा है। उन्होंने कहा जो सियासतदान नहीं है उनको सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जब भी मैं आम वर्कर की बात करी हूँ, वो नून लीग का आम वर्कर हो, नून लीग की क़यादत हो, हमेशा जो उनका वोटर है उसने इस बयानिए को सपोर्ट किया है, वो आज भी यही कहते हैं। लेकिन आज जब लंदन में उनसे बात की गई तो उन्होंने इस बात करने से गुरेज किया कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानिया उन्होंने लिया था, जिसको वो बिल्ड कर रहे थे, जिस पर मरीम नवाज बहुत बात करी थी, अब अचानक से उस पर यू टर्न ले लिया। अब नवाज शरीफ के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो यू टर्न है ना, इससे मुझे कोई और याद आता है। हाँ यार, याद ना करें सर, नहीं हम याद नहीं कर सकते। जी 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 जी, तो ये यू टर्न तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे ये एक सियासी किस्म की जो है ना मसालिहत पसंदी नजर आ रही है। वो होता यूं है कि जब आप इलेक्शन करीब हों तो हम लोग जो हैं वो अब यानी अपने अपनी पार्टी ने बयानियां देना है। आपको और आपके लाखों देखने वालों को ये बताऊं कि आप में से अगर किसी को टाइम मिले, अगर आप लोगों को वक्त मिले, तो ये जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं इनका जरा आप मंशूर पढ़िएगा, इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। आप यकीन करें, शायद ही कोई बात दाएं बाएं हो, अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं, सब एक ही बातें करते हैं। अब ये कि मंशूर उनके बने हुए हैं लेकिन उस पर वो चलते नहीं हैं, और जो ही हुकूमत में आते हैं अल्लाह की करम नवाजी हो जाती है और उन्होंने अपने आप को देखना होता है, अपने साथियों को, कैबिनेट को, और पब्लिक बेचारी पीछे रह जाती है। हमेशा मैं आपको सर इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें सर, अब तो ये जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे बयानिए और फिर आप जो फरमा रहे हैं कि मसलालियत के तहत ही सारा कुछ हो रहा है। सर क्या मुश्किलात का सामना होगा? 16 महीने की कारकर्दगी सामने है, अवाम भड़क, आप जहाँ पे जाएं लोग वही बात करें कि सारी कारकर्दगी का जो पोल है वो सब खुल चुका है। अब ऐसे में मुश्किलात मियाँ साहब के लिए क्या क्या होंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस? देखिए, 15-16 महीने तो आप एक तरफ रखे ना, और वो खाली सिर्फ नून लीग नहीं थी, उसमें PDM 16 से ज्यादा जमातें थी, तो सारा मलबा नून लीग पे मट डाली। और दूसरा ये है कि अगर आपने कारकर्दगी देखनी है तो नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उनकी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने की कारकर्दगी पब्लिक के सामने है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लिहाजा ये जो अभी यानी 15-16 यानी महीनों की जो हुकूमत गुजरी है, वो खाली आप ये नहीं कह सकते। अब देखें ना, वजीर खारजा जो हैं वो पीपल्स पार्टी के थे, वो जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी की थी, शहरी रहमान। तो वो एक ये यानी आप यूं समझिए कि बयानियों के अंदर बयानिए होते हैं। ठीक है नजमुल साकिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जब भी पीडीएम का जिक्र आता है तो उन 15-16 जमातों का जिक्र ही आना चाहिए, किसी एक हुकूमत का जिक्र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उनकी कारकर्दगी जो कि आवाम के सामने रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और हम हमेशा बात करते हैं इंस्पिरेशन की और सक्सेस स्टोरीज की। उन तमाम स्टोरीज को उसको बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम रिकॉल करें हिस्ट्री को तो अरमीत आपको याद होगा 2011 में सलमान तासीर के कत्ल के बाद उनके बेटे शहबाज तासीर को अगवा कर लिया गया। 5 साल सोबतें बर्दाश्त करने के बाद कैद में 3-4 चीज़ें, मैं डबल FT की बात करूँ, मतलब फेथ, फैमिली और दहशतगर्दी पर जो उन्होंने वो वक्त गुजारा, उसको एक किताब की सूरत पे कोरे कागज़ पर लिखने की जो कोशिश उन्होंने की, उस वक्त हमारे शो में मौजूद थे। वो लॉन्च का टाइम था और आज एक सक्सेसफुल जर्नी के बाद वो आज दोबारा से हमारे सेट पर मौजूद है, तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच शहबाज फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू वंस अगेन। और आपको बहुत सारी मुबारकबाद गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से कि आपने बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस देखी, और उसके बाद बुक राइटिंग के बाद जो रिव्यू आपको मिला, आई वांट यू टू टेल अगेन कि कैसे रिव्यू? मैं अल्लाह का बड़ा मेरे पे रहम है, लोगों को मेरी कहानी भी पसंद आई है, किताब भी बहुत पसंद आई है, और आई थिंक पूरी दुनिया में जहाँ भी बिकी है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकी है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है एज अ राइटर, एज एन ऑथर। अंग्रेज़ी में भी है, तो इट्स नॉट ईजी, मगर आई बहुत
phenomenal response अच्छा, आई है। रिपीट क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल से बैक टू बैक जो आपने इंटरव्यूज़ दी गई है, जो आपने मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स प्लेटफॉर्म में, हर जगह इस किताब को लेके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए आपके। एक ही सवाल जो कि बहुत कॉमन है, जो सब पूछते हैं कि एट दैट टाइम व्हाट थिंग इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक स्पेसिफिकली? देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये अल्लाह का एक मिरेकल था कि मैं आज इधर आप लोगों के साथ बैठा भी हूँ। तो एक मेरे पे भी एक वो है कि मैं ये लोगों को इस कहानी का बताऊँ। जो भी है, इट्स अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, और मुश्किल किताब भी है, मुश्किल कहानी भी है। मेरे जहाँ से शुरू होती है, जब मेरे वालिद साहब का कत्ल हुआ, जब तक मैं वापस आया, और फिर getting used to There are life, so many and things to there are too many, there are many There are things. so many तो things. मुश्किल वक्त है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, और इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे गो थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। शहबाज साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जो सवाल आपसे सोहर ने किया, इसमें कोई शक नहीं है, बेतहाशा इस किस्म के सवाल आपसे हो चुके हैं, लेकिन वहाँ वो घड़ी जिस पे गुजरती है उसको पता चलता है, बाकियों के एक कहानी रह जाती है। सर, यहाँ तक अब आप पहुंचे हैं, लेकिन जब आप किताब लिख रहे थे और हमारे साथ लॉन्चिंग से पहले, आप पहले भी हमारे साथ शो में थे, एक वर्क जो लिख रहे थे, उसमें आपको नहीं लगता जब आप माजी में जाते थे तो फिर एक कैफियत, अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी? क्या इस सूरत हाल से भी गुजरे हैं सर आप? बार बार उसको रिकॉल करना, टू रिमेंबर दैट टाइम एंड राइट इट डाउन। अब तो आई थिंक मैंने कोई 200-300 इंटरव्यू कर लिए, तो अब तो मैं बिल्कुल ही यूज्ड टू हो गया हूँ। बट देखें, मैं लोगों को ये हमेशा बताता हूँ कि जो मेरा वक्त था, जो मेरा मुश्किल वक्त था, उस पर आई हैव अ फीलिंग ऑफ मतलब कि मैं आई ओवरकेम इट, और जैसा भी मुश्किल वक्त था आई पास्ड इट, और ये एक सक्सेस होती है, इंडिविजुअल सक्सेस होती है, बंदे के लिए होती है। एंड सो नहीं, मुझे वो नहीं होता व्हेन आई रिकॉल इट। मैं हमेशा इसको एक अच्छी मतलब सक्सेस के तौर पे सक्सेस लेता की हूँ, तरह ही मैंने देखता हूँ, और मैं इसलिए लोगों को भी इसके बारे में बताता हूँ कि देखो, आपके ऊपर बुरा वक्त आ सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और एक मैं हमेशा, क्योंकि मेरी कुरान ने बड़ी मदद की थी, तो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि अल्लाह एक इंसान पे वो बोझ नहीं डालता जो वो उठा नहीं सकता। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप फेथ की बात कर रहे हैं, आपकी उस आप बीती में जो लॉस्ट टू द वर्ल्ड, उसमें बड़ा क्लियरली है कि एक फेथ, एक ईमान जो है वो आपको ड्राइव करके यहाँ तक ले आया जहाँ पर आज आप दोबारा से हमारे सामने मौजूद है। एट दैट टाइम मेंटल हेल्थ इज़ रियल, जितना तशद्दुद आप पे किया गया, यू हैव सीन, यू हैव एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स एट दैट टाइम, और फिर उस वक्त अपनी मेंटल हेल्थ को सस्टेनेबल रखना, दैट वाज अ टास्क। ये फेथ से देखें, ये वही बात आई, ये मेरा एक ईमान है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, तो ये मेरा ईमान है और ये मेरा तरीका था। मगर आप जो जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, दुनिया में जिधर हैं, अपनी फेथ पे रिलाई करें, अपने आप पे रिलाई करें, और अल्लाह आपकी मदद करेगा। और मैं इसमें बहुत यकीन करता हूँ। और आज भी जो आदमी आपके सामने बैठा है, ये जो जर्नी थी मेरी पूरी, इसमें अल्लाह ने मेरी मदद की है। शहबाज साहब, एक और चीज़, आप बाहर दुनिया में रहे हैं, आप अगर हम देखें एजुकेशन या बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, लेकिन वो जो फेज था, एक डार्क फेज था आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग जो इस वक्त वो शो उस वक्त नहीं देख चुके होंगे, जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं उन लोगों की जो शक्लें या बहुत सारी चीज़ें जब याद आती हैं? क्या ऐसा अब भी होता है? बहुत बार टाइम तो हो गया, लेकिन बहरहाल वो चीज़ें बड़ी याद आती हैं। तो किस चीज़ों, किन किन चीज़ों की उन इलाकों में अभी ज़रूरत है जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, या दीगर मामला जो आपने देखे? देखें, मैं हमेशा पाकिस्तान में रहा हूँ, सिर्फ अफ़गानिस्तान में छोटी सी स्टेंट की थी, तो उसको मैं ये नहीं कहता कि मैं बाहर आवा हूँ, बट चलें। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था इन लोगों के साथ, मैं इसलिए लोगों को बताता हूँ कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होती है ना, और ये सिर्फ इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इस्लाम, ये जो हम कहते हैं इस्लामिस्ट टेररिस्ट, ये दुनिया के हर मुल्क में जहाँ आप मज़हब को रेडिकलाइज कर देते हैं, तो ये आपको मुश्किलात आती है, आपकी सोसाइटी में मुश्किलात आती है, औरतों के ऊपर मुश्किलात आती है। एक मैं आपको बात बताता हूँ जो मैंने ज़िंदगी में देखी है। अगर आपने किसी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करना है ना, तो आपने अपनी ख़वातीन को एम्पावर करना है। मैं ये एक वो एजेंडा नहीं आपको बता रहा, कोई मतलब वेस्टर्न एजेंडा नहीं बता रहा, बड़ी बेसिक बातें बता रहा हूँ कि
जैसे भी इंसान को देखा जाए हम इक्वल हैं, रंग, जेंडर, ये ऐसे सब ही। चीज़ें बाद में आई हैं, हम इक्वल हैं। जब तक आप अपनी ख़वातीन को एजुकेशन और स्किल नहीं सिखाएंगे तो आपकी कौम आगे नहीं जा सकती। और ये हम कभी कभार अप्लाई करते हैं पाकिस्तान पे कि हम मुसलमान हैं तो ये इजाज़त नहीं है। कंजर्वेटिव होना बिल्कुल सही है, मगर इसका एजुकेशन और स्किल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप बांग्लादेश में देखें, वो हम देखें कहाँ आज ग्लोबली वो किधर पहुँचे हुए हैं, एंड उनकी ख़वातीन उनकी वर्क फोर्स का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और हर मुल्क में जो भी मुल्क खुल रहे हैं, सऊदी अरेबिया को देखें, नाउ इट्स द नंबर 1 कंट्री टू इन्वेस्ट इन, टू गो टू फॉर एनीथिंग। एंड सऊदी ने अपनी औरत को एम्पावर किया है, एजुकेशन और स्किल में इक्वल राइट्स दिए हैं। तो मैं इसमें बड़ा यकीन करता हूँ, और पाकिस्तान ने भी जो भी अपने मसलों को काउंटर करना है, ये एक बहुत बड़ी सोल्यूशन है। अच्छा देखिए, आपका कामिल ईमान है इस बात पे, और हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, और यही चीज़ है जो कि आपने कैरी की है अपनी इस आप बीती में भी। लेकिन एट दैट टाइम डिसाइड कर लिया था आपने कि मैं एक किताब लिखूंगा और जब मैं यहाँ से चले जाऊँगा, व्हेन यू मैनेज टू एस्केप एट दैट टाइम? मैं डायरी रखता था, लेकिन मैं राइटर वैसे ट्रेडिशनली तो मेरा काम, आई एम अ बिजनेसमैन। मगर मेरी जो छोटी बहन है, जब मैं वापस आया था, मैं कभी भी नहीं भूल सकता, उसने मुझे, हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उसने मुझे यही कहा था कि आपके एक लेगेसी का भी बर्डन होता है, मैं आप पे डालना नहीं चाहती, मगर आपके दादा भी राइटर थे, आपके वालिद साहब ने भी किताब लिखी है, आपकी फूफो ने You भी got किताब that लिखी है point. जी। तो यू मस्ट Write something. ये एक ऐसी कहानी है जो लोग सुनना चाहेंगे। और मैं हमेशा समझता था कि ये एक बहुत मुश्किल और वायलेंट कहानी है, शायद जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई कांट राइट इट डाउन एज इट इज, एंड शायद जो मैं शायद लिख भी लूँ, मगर क्या आप पढ़ उसको सकेंगे? फील कर सकती हूँ कि आप उसकी डिपिक्शन जबरदस्त। मुझे अच्छा सर, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं, यानी किताब के हवाले से, और जो हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, रिस्पॉन्स जबरदस्त किस्म का आ रहे हैं, और खासकर आपकी को भी यानी आपकी जो काविश है, चाहे वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप मौजूद होते हैं, ये बड़ी बात है। सर, पढ़ने वालों को क्या कहेंगे, और फिर किताब लिखते वक्त कितना लगा, टाइम कितना लगा, और कौन ऐसी, जाहिर बात है स्टोरी आपकी है, कहानी आपकी है, सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट, क्या क्या इवेंट इसमें और भी शामिल किए गए जो देखने वाले हैं, ताकि वो किताब अगर वो पढ़ना चाहे तो इंटरेस्टिंग और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए? देखिए, जो भी पढ़ता है मैं तो उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये जैसे मैं कह रहा हूँ मुश्किल कहानी है, और शायद जैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं आज ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अल्लाह का मेरे पे बहुत रहम है, तो मैं अपनी तरीके से अब बताता हूँ। लेकिन किताब बहुत मुश्किल है, बहुत इमोशनल है, तो मैं हमेशा शुक्रगुजार होता हूँ। और मैं लोगों को भी ये बताऊँगा कि ये, मैं राइटर नहीं हूँ, तो मैंने मगर एक किताब लिख ली और वो लोगों को भी पसंद आई। तो कभी भी ना समझें कि अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें तो आप शायद फेल हो जाएं। मुश्किल होता है, मगर अगर आप ये कदम उठा लें तो मतलब आई हैव लिटरली मैनेज टू मेक अनदर करियर। एंड जो वो डिजिटल मीडिया और इंटरव्यूज़ की बात थी, ये देखें, ये भी अल्लाह की तरफ से, ये लोगों को पसंद आई है चीज़, और मुझे बुलाते हैं और सुनते हैं, एंड आई लव इट। आई थिंक शहबाज साहब, सुहा, अगर हम देखें, ये सवाल भी लाजमी है, दुख की घड़ी थी, एक लम्हा ऐसा, एक फेज ऐसा गुजरा, लेकिन पाजी आपको मुबारकबाद भी देते हैं, आपके घर में बेटे की आमद भी हुई है, सुना है? यू ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय, कांग्रेचुलेशंस आपको इसके लिए, बहुत मुबारक हो। बिल्कुल अपनी माँ पे ही गया, तो बिल्कुल, पहला भी माँ पे ही है मैंने उसको भी देखा हुआ है। अच्छा, अगर हम ऑब्वियसली मदर की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट अ फैमिली टू। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फैमिली है, वी हैव सीन पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया टू। अच्छा, इसको साथ मैनेज करना, यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फिर आप राइटर भी हैं, ये सब माय वाइफ डज, शी इज अ वर्किंग वुमन। आई रिमेंबर शी वाज वर्किंग जब वो प्रेग्नेंट भी थी, एंड वो, मैं तो मजाक करता हूँ, हम अस्पताल से भी आए तो आपको पता है सब वाइफ के साथ सिंपथाइज करते हैं, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। तो मैंने कहा देखें, हम भी इधर हैं, मेरे लिए भी बड़ा ट्रॉमेटिक वक्त था, तो मगर वो मेरी तबीयत भी समझती है, मेरा मजाक भी समझती हैं, मगर जैसे वो घर संभालती हैं, और मैं एक्चुअली जॉइंट फैमिली सिस्टम काइंड ऑफ रहता हूँ, मैं, मेरा भाई, मेरी वालदा एक कॉम्पाउंड में कह लें रहते हैं, और यू नो ये सारी रिलेशनशिप्स मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, घर, मैं बहुत मुश्किल आदमी हूँ मैनेज करने के लिए, आई एम वेरी बिजी एक्चुअली। वो मेरे साथ अमेरिका भी गई थी, और
12-12, 13-13 घंटे का काम होता है, वो बैठती हैं, सब्र करती हैं, एक ही चीज़ वो लोग समझते हैं कि शायद मेरे लिए मुश्किल है वो चीज़ बार बार करना, इसके बारे में बात करना, मगर एक्चुअली मैं तो सक्सेसफुल हूँ, मगर मेरी फैमिली के लिए ये आज भी एक इमोशनल मतलब बिल्कुल ठीक है ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो बड़ा हमेशा ज़बरदस्त मैनेज्ड है। और आई थिंक मेरी वालदा, मेरी वाइफ और मेरी बहन और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी खाला, ये इन औरतों ने जो मेरी ज़िंदगी में किरदार अदा था वो आई कांट एवर। अच्छा शहबाज, एक और चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर हम किताब लिखने की बात करें तो आप इसे परसू करेंगे आगे, और किस तरह से करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको मज़ीद, मेरे ख्याल से लोग तो कहते होंगे कि यू शुड राइट इट मोर, आपको मज़ीद लिखना चाहिए। वेल आई डोंट, मैं फिर से अगवा नहीं होना चाहता। नहीं नॉट एट ऑल, Part two राइट लिखना समथिंग एल्स, राइट समथिंग एल्स। नहीं, मैं मेरा जो एक पर्सनल एम्बिशन है, और अल्लाह अगर चाहे तो ये फुलफ़िल होए, मगर अपने वालिद साहब की कहानी लोगों को बताने का, क्योंकि उनकी सिर्फ जो एंड में जो उनकी स्ट्रगल थी, सिर्फ ये उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं है। पाकिस्तानियों को मैं ये हमें बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब 6 साल की उम्र पे यतीम हो गए थे, उनके वालिद साहब फौत हो गए थे, और उनकी वालदा एक हस्पताल में काम करती थी और वो सर्वेंट्स क्वार्टर में रहते थे, और बहुत मुश्किल उनकी ज़िंदगी थी, बट ही मेड एन अमेजिंग सक्सेस ऑफ हिमसेल्फ। एंड उन्होंने जो मेरा बिज़नेस है वो हम उसको एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन और उनकी लेगेसी का एक छोटा सा हिस्सा समझते हैं, मगर उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है एंड सेल्फ मेड। तो ये एक कहानी है जो आई थिंक मेरा हर बेटे का एक वो होता है, फ़र्ज़ होता है उस पर कि ये मुझे बतानी चाहिए। यू नो, ही वाज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड एन अमेजिंग पाकिस्तानी। अच्छा, चूँकि हम फैमिली की बात कर रहे हैं, लेगेसी की बात कर रहे हैं, एक रिलेशन आपके अब्बा का आपके साथ और फिर आपका आपके बेटों के साथ, जी, ये आप इसे किस तरह से देखते हैं कि कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आती हैं, फिर आपको उस तरह से कैरी भी करनी पड़ती हैं साथ लाइफ में? बच्चे एक नेमत हैं, और मेरे तो अभी बेटे बहुत छोटे हैं, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी है, एंड बस मुझे गोल घुमाते हैं, मैं क्या आपको बताऊं। यू कैन नॉट एक्सप्लेन। अच्छा देखिए, एक बाप होने का ये देखिए, यू कैन नॉट एक्सप्लेन सम टाइम कि आप उसका बॉन्ड इलेबोरेट नहीं कर सकते कि मगर बेटी का बाप के ये साथ। एक इंसान के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, एक Blessing है, फैमिली बहुत और बड़ी blessing। ये सेहतमंद बच्चे, और अल्लाह हमेशा इस तरह ही रखे। मेरी कभी कभार मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरी वालदा ने जो देखा हुआ है वो किसी इंसान पे अल्लाह उनको इस इम्तहान से बचाए। यू गॉट इमोशनली गॉट स्केयर्ड सम टाइम कि जो मैंने देखा वो खुदा ना खास्ता कोई भी माँ इस दुनिया की और कोई भी बेटा ये चीज़ फेस ना करे ना। और एनीवेज बट बहुत अल्लाह का शुक्र है और बहुत नेमत है। जी शहबाज, मैंने एक चीज़ पूछनी है, ऑब्वियसली जो देखने वाले हैं उनको इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है भी हमेशा, हालांकि आपने उस किताब में आप बीती लिखी, मुकम्मल तौर पर लिखी, और लोगों ने उसको चूँकि ना सिर्फ पढ़ा बल्कि महसूस भी किया कि एट दैट टाइम आपने क्या चीज़ें फेस की। बट हाउ यू मैनेज एस्केप एट दैट टाइम, क्योंकि 5 साल मुसलसल कैद में रहना, क्या आप हर रोज़ ये सोचते थे कि मैं प्लान करूँगा, और मैं हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की इस चीज़ की, कई दफ़ा नाकाम रहे, और फिर कामयाबी कब मिली, कैसे मिली? आई थिंक जब मैं पहला हफ्ता मैं बिल्कुल अकेले, मुझे उन्होंने एक कमरे में बंद किया हुआ था, लेकिन जब वो पहली बार मेरे से कोई कांटेक्ट, उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई एक आदमी की जिसने भागने की कोशिश की थी, तो उन्होंने उसको बहुत एक्सटेंसिवली टॉर्चर किया, तो वो तो मैंने अपने दिमाग से बात निकाल दी। दूसरी बात, जिधर मैं था, जो वज़ीरिस्तान, मीर अली, मेरान शाह, ये जो इलाके हैं, आप अगर अपने जेल से भी किसी तरह निकल जाएं तो आप घूम चुके हैं। जब आप उस इलाके में जाते हैं, यू लॉस्ट, इसलिए मेरी किताब का नाम है लॉस्ट टू द वर्ल्ड। लॉस्ट टू द वर्ल्ड। तो मैंने कभी भी भागने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा अल्लाह पे यकीन किया, और इस बात पे यकीन किया कि जो भी होएगा बेहतरी के लिए होएगा। मुझे एक चांस मिली थी पूरे इस किस्से में, मैंने वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, मगर मेरी मदद किसी ने की थी और उनके बीच ही किसी ने की थी। और ये देखें, ये भी एक अल्लाह का एक मोज़ा ही है, एक दिस इज़ अ मिरेकल कि जिन लोगों ने, चलें इन द वाइडर एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, जिन लोगों ने ही मुझे अगवा किया, या जैसे लोगों ने मुझे अगवा किया, उनके बीच में ही से एक आदमी आया जिसने मुझे मेरी रिहाई की तरफ भी भेजा। That was something. तो मुझे एस्केप इज़ अ वर्ड, मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि ये
अल्लाह ने एक रास्ता मदद भेजी थी, जी मदद भेजी थी। वन काइंड लास्ट मैसेज टू द ऑल जो भी लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पे नौजवान, जो कि आपने तो बहुत मुसीबतें देखी, बहुत परेशानियां देखी, दुनिया की और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत को आपने करीब से देखा, लेकिन आजकल की अगर यंगस्टर्स की हम बात करें तो हम तो छोटी छोटी बातों में बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या एक काइंड मैसेज देंगे आप सब लोगों को कि कोई ज़रूरत नहीं इतना परेशान होने की, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है? देखें, मैं भी यंग था जब मुझे अगवा किया था और मेरी बड़ी एस्पिरेशंस थी और ख्वाबें थी। आई वाज 26-27 साल का था, तो और अब मैं आज़ाद हूँ और मेरी मैं बड़ा हूँ और मेरी और एस्पिरेशंस हैं। ज़िंदगी मगर में मैं देखने आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि हर इम्तिहान पे सब्र करें, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, और ना उम्मीद कभी भी ना हो। ये मैं अपने आप को, तो मैंने तो ये पढ़ा था कि ना उम्मीदी कुफर है, क्योंकि आपने मिरेकल में मोत्सों में यकीन करना छोड़ दिया। और हम तो एक मखलूक हैं, एक इंसान, एक इस पूरी यूनिवर्स के अंदर एक ही चीज़ है। अल्लाह की तो वो ताकत है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ना उम्मीद और कभी भी ना करें और इम्तिहान पे सब्र करें, इंशाल्लाह यू विल be successful. शहबाज तासीर, thank you so much for being here. Thank Good to you. see you. So much for joining us for Good Morning Public. हमारा कामिल ईमान है being a Muslim इस बात पे कि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, अगर आप अपने अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो यकीन कर लें इस बात का कि अल्लाह आपका यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। Keep watching Good Morning Public. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर हम बात करें पाकिस्तान की आबादी की, तो पाकिस्तान की आबादी में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल जाते ही नहीं हैं। लेकिन चलें, हम इनकी टेक्निकलिटीज़ पर बात ज़रूर करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि एक अलग टॉपिक है, एक अलग सेगमेंट है हरमीत। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ उन लोगों के बारे में जो कि बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उन तमाम लोग, उन तमाम वालिदैन के लिए जो कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनके बच्चे होनहार भी हैं, ज़हीन भी हैं, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से या तो वो स्कूल जाते बच्चों को उठा लेते हैं या फिर उन्हें स्कूल भेज ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे इदारे, ऐसे फाउंडेशन है पाकिस्तान में जो कि बड़ी तादाद में, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हर मैदान में काम कर रहे हैं, और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है अल-खिदमत फाउंडेशन का। और अल-खिदमत फाउंडेशन की आज मैं बात करूंगी। उनके एक सब ब्रांच, अगर हम उनके 7 से 8 एरियाज़ की बात करें जिस पर वो काम करते हैं, उसमें से एक है एजुकेशन। और फिर एजुकेशन में बहुत सारे सेक्टर्स इन पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अल-फलाह स्कॉलरशिप, अल-खिदमत की अल-फलाह स्कॉलरशिप जो है, उससे कितनी बड़ी तादाद में बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और अगर आप मुश्किल में हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म कितना अहम है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका ताल्लुक मैं आपसे करा देती हूँ। सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं अल-खिदमत फाउंडेशन से, वकास जाफरी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। सर अगर ख़ास तौर पर हम अल-खिदमत अल-फलाह स्कॉलरशिप की बात करें, सबसे पहले कितनी बड़ी तादाद में बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो 1,500 के करीब वो तलबा और तालिबात हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट से लेकर एमफिल तक कि जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने पहले मरले पर फोकस किया है पब्लिक इदारों में, यानी जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि आमतौर पर जो मेरिट पर बच्चे और बच्चियाँ क्वालिफाई करते हैं उनकी पहली चॉइस होती है गवर्नमेंट के इदारे, चूँकि वहाँ फीसिस का स्केड्यूल निस्बतन प्राइवेट सेक्टर के इदारों से वो होता है। तो आपको अंदाज़ा ही अगरचे हम इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और आपने बिल्कुल ठीक इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान में एजुकेशन के हर लेवल पर फ़िल्टर लगा हुआ है, और जो है कि बच्चे नीचे रह जाते हैं, बच्चे और बच्चियाँ। और अच्छा, मिसाल के तौर पर जितने बच्चे प्राइमरी में दाखिल हैं वो सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं। जो सेकेंडरी है वो आप समझे कि डिग्री लेवल के ऊपर वो और कम हो जाते हैं। तो ये तो अल-खिदमत फाउंडेशन ने जिस तरह उसके बाकी 6 एरियाज़ हैं, तो 7th एरिया अल-खिदमत का एजुकेशन है। और एजुकेशन के अंदर जहाँ हम तालीमी इदारे खोल रहे हैं, जहाँ हम यतीम बच्चों को तालीमी इदारे तक लेकर जा रहे हैं, जहाँ हम जो है कि मार्जिनलाइज इलाकों के अंदर स्कूल सप्लाईज़ दे रहे हैं, स्कूल बैग दे रहे हैं, स्टेशनरी दे रहे हैं, वहाँ हमने ये किया कि जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं आफ्टर मैट्रिक ज़रा मैट्रिक तक की तालीम जो है कि एक आम अफोर्डेबल है, तो उसके बाद जो है कि आप इस वक्त अंदाज़ा लगाइए कि यानी आपको अंदाज़ा नहीं है कि शायद कोई हफ्ता गुजरता हो जब हमारे पास कोई ख़त और दरख्वास्त ना आ रही हो, कि यानी वो लोग कि जो इवन लाख रुपए कमा रहे हैं, उनके लिए भी 3 बच्चों को यूनिवर्सिटी की एजुकेशन देना आसान नहीं है। बिल्कुल मसाइल तो ये एक हमारा एक वो कि इंशाल्लाह हम इसमें लेकर चल रहे हैं। साहब एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो यूएन की जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान का जो एजुकेशन निज़ाम है, वैसे अगर बात की जाए तो 60 साल पीछे हम जदीदी तालीम से दीगर दुनिया के। अब वैसे जो आप लोग काम कर रहे तो कमाल का काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूल नहीं जाते, पैसे नहीं है, फीस नहीं दे सकते, और अब जिस तरह सरकार
सरकारी इदारों की फीसें बढ़ रही हैं, वो मेरे ख्याल में जो लाख रुपए कमा रहा है उसके वो भी बड़ा मुश्किल से दे सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इन इलाकों से बढ़कर भी किन किन इलाकों की तरफ क्या आगे की सोच है, क्योंकि जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यानी ये तो चूँकि ज़रा हमारा एक नेशनल प्रोजेक्ट है और कोशिश तो कर हम ये करते हैं कि जो मार्जिनलाइज इलाके हैं हमारे, यानी गिलगित चित्राल से लेकर आज़ाद कश्मीर तक और जो है कि जनूबी पंजाब से लेकर इंटीरियर सिंध तक और बलूचिस्तान की जो है कि वो पश्तो बेल्ट, यानी ये सब इलाके हमने सब कुछ में शामिल किया है। और हमारा तरीका बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शफाफ है कि हमारा पोर्टल मौजूद है। जो भी ये अप्लाई करना चाहे, ऐसा लड़का और लड़की या बच्चा और बच्ची की जिसने क्वालिफाई किया है, इवन इंटर कर लिया है तो वो बीएस करना चाहता है, बीएस कर लिया है तो वो एमएस या एमफिल करना चाहता है, तो वो अपने जो है कि टेस्टिमोनियल्स वगैरह सारी क्रेडेंशियल उसके ऊपर ले आए। और हमारी एक टीम मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल-फलाह स्कॉलरशिप के बोर्ड में जो है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, अच्छे बहुत ही स्कॉलर्स लोग मौजूद हैं और जो हमने हर चारों तरफ से लिए, यानी हमारे न सिर्फ जो है कि जितने रीजन्स हैं उन रीजन्स के अंदर भी हमारे बोर्ड बने हुए हैं कि जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, और फिर हमारा एक सेंट्रल बोर्ड है जो अल-फलाह स्कॉलरशिप का, कि जिसमें ये सब लोग हैं कि जो उसको स्क्रूटनी भी करते हैं। और उसके बाद अच्छा, फिर ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक दफ़ा उनको स्कॉलरशिप दे दिया, हम उनको इंटैक्ट रखते हैं उस दौरान उनकी कैरियर प्लानिंग, यानी हम उन्हें बताते हैं कि अब आगे आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद मतलब अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो ना सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट से वो चीज़, वो प्रोडक्ट निकले जो कि आप लोग चाहते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और जिसकी जरूरत पाकिस्तान को है खास तौर पे। बिल्कुल। तो साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम अल-फलाह स्कॉलरशिप की बात करें, इसका क्राइटेरिया क्या है, और इसके साथ साथ अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें जिसको जो कि ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए, जो बच्चे कैरी ऑन नहीं कर पाते, उसमें किस तरह से आप बच्चों को अकोमोडेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ फीस देनी है या उसके तालीम के बाकी एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसको भी टेक ओवर किया जाता है, किस क्राइटेरिया में लेते हैं? अभी तक हम इनको मंथली स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि जो उनके अकाउंट में जाते हैं फीस की सूरत में या बाकी एक्सपेंस को जो फीस करना की सूरत में, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और ज़ाहिर डेफिनेटली जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास इसकी गुंजाइश पूरी मौजूद होती है कि अगर वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते या कहीं अगर हम उनको स्टाइपेंड के साथ में कोई एडिशन हम दे सकते हैं तो उसकी गुंजाइश भी है। देखिए, हमने ये कहा है कि एक तो मिनिमम क्राइटेरिया कि 60% तो होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि उसके सेमेस्टर वाइज भी और CGPA उनकी, आप तो जानती हैं कि वो अच्छा वो अगर मेंटेन कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला, यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत की कमिटमेंट है कि भाई कोई बच्चा और बच्ची अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ये नहीं होगा, वो आर्फन है, वो चाहे स्ट्रीट चिल्ड्रन है। जो ये प्रोजेक्ट है, यानी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वैसे भी अल-खिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात करें दुनिया भर में जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, और क्रेडिट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी चला जाता है और जिस तरह आप लोगों का काम है। लेकिन बहरहाल आपसे जानना चाहेंगे कि इन नौजवानों का ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ, और अगर उसके बाद जितने लोग मुस्तफीद हो तो उनकी क्या इस वक्त जी? अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसको 25 ईयर्स हो गए हैं जी। हमारी एक सिल्वर जुबली इस अल-फलाह स्कॉलरशिप की हमारी इस वक्त मनाई जा रही है और इंशाअल्लाह ताला जो है कि ये इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। गोया कि इस अरसे में हमने बहुत अच्छे और कामयाब तजर्बात किए हैं। और इसके एक और ख़ूबसूरती ये है कि ये स्कॉलर जो हैं कि जिनको हम जो है कि ताउन कर रहे हैं, और ये हम समझते हैं कि हमारा फरीज़ा है, उन पर एहसान नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है स्टेट की, सोसाइटी की, और वो लोग जो वेल ऑफ हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये हमारे डोनर भी बन रहे हैं। हमने कहा है कि जब आप पास आउट हो जाएं और जब अल्लाह ताला आपको मौका दे के आप किसी का लग जाएं तो आप उन बच्चों की टेक केयर करें कि जिस तरीके, बिल्कुल। देखिए ना, देखिए ये एक खूबसूरत साइकिल है जिसमें सोसाइटी का एतमाद एक दूसरे पर बढ़ता है। हमारा अलमिया ये है कि सोसाइटी में जो तबके बन गए हैं, हर तबका दूसरे से अलहदा है। हम ये चाहते कि नहीं, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया तो जिस तरह कल आपका हाथ किसी ने थामा तो क्या ऐसा अच्छा नहीं होगा कि आप किसी का हाथ थामे? साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। हम दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर बात करते हैं, डोनर्स की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है जो आपको डोनेट करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स जब से आया है तो कितना सपोर्ट इसको मुख्तलिफ डोनर्स की जानिब से मिला और कितने अप्रिशिएट किया गया है? सर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमारे पास देखें जो भी आप काम करना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमें मेरिट भी ना बनाना पड़े, एक मिनिमम क्राइटेरिया पर जो भी आज हम सबको सपोर्ट करें, लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे इसलिए कि ज़ाहिर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो ये होगी कि हमें तो डोनर की ज़रूरत है। और आप जैसे एक जिसे कहते हैं कि पब्लिक TV का जो एक बहुत ही रिप्यूटेबल इदारा है, और आपके ज़रिए से हम यहाँ आए हैं और हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उसके ज़रिए से जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा कि जो है कि अगर हमें मज़ीद रिसोर्सेज मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है कि फिर हम वो मिनिमम क्राइटेरिया तो रखेंगे कि 60% पे जो भी आ गए हम सबको चाहेंगे वो आगे पढ़ें। अभी
हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है वकास साहब, ये सिलेक्शन और स्क्रूटनी करने की जो आप बात कर रहे हैं ना, इस पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ हमारे तमाम देखने वालों के लिए कि जब आपने CGPA की बात की और जब आपने बात की कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे जो विलिंग हैं, जो बच्चे वो जो ज़हीन है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि घर के वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, चाहते हैं कि वो तालीम याफ्ता हो जाएं, लेकिन या तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता या फिर वसाइल की कमी की वजह से वो एक मोमेंटम बन ही नहीं पाता घर का तालीम का। तो उसमें इस स्कॉलरशिप को किस तरह से अप्लाई देखिए किया जा उसमें सकता है? यही वजह है कि जो रिसेंट स्टडीज़ उसके ज़रिए बताती है कि बच्चों के तालीम से मुनक़ते करने की वजह जहाँ वालिदैन की इग्नोरेंस है, जहाँ जो है कि अच्छे तालीमी इदारों की या गवर्नमेंट के तालीमी इदारों की फुकदान कमी है, वहाँ मसला रिसोर्स का भी है बिल्कुल कि है। यानी लोग नहीं, यानी मुझे कल एक ख़त मिला है कि एक सफ़ेद पोश वालिद ने अपने 4 बच्चों का, कि जिसमें 2 स्कूल में हैं, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। यानी अब मुझे बताइए कि भाई हम एक ऐसे पाकिस्तान के अंदर हैं कि जिसका कानून ये कहता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो हर बच्चे को बुनियादी तालीम दे। और आपने बिल्कुल इंट्रो में बताया कि 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त हमारे यहाँ स्कूल नहीं जा पा रहे, तो जो जा रहे हैं या जो कम से कम किसी दर्जे में आ गए, आप उनको तो ना रोके ना। हम ये मेरे ख्याल ये हम सब का मिलकर काम होना चाहिए कि जो इस क्यू में आ गए हैं, यानी जो एजुकेशन हासिल तालीम करने मुकम्मल वाले की दर पे हैं। हाँ आ गए हैं, तो उनको हम किसी सूरत में ना करें। मैं आपको खुश होंगी ये जानकर कि अभी पिछले दिनों ऐसे ही बच्चे को, जो हमारा स्कॉलर था और हम यूटी में उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसने 5 लाख रुपए जीते हैं ऐसे कंपटीशन के अंदर लाहौर में। यानी गोया कि आप उसको, यानी हमें इतनी खुशी हुई, हमने उसको बुलाया, उसको एक्नॉलेज किया कि उसने पूरे पाकिस्तान में ऐसे कंपटीशन में। इसी तरह एक बच्चा जो स्ट्रीट चाइल्ड था, यानी जो गलियों में काम करता था या इस तरह का जो वर्कशॉप वगैरह पे, उसको हमने जो है कि पेशावर में उसको पिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको तालीम दी और आज जो है कि वो नादरा के अंदर जो है कि जॉब कर रहा है, यानी BS करने के बाद। तो यानी हम तो हर दायरे के अंदर जो है कि जो बच्चे भी हमें मिलेंगे इंशाल्लाह, हम जो है कि आपके ताउन से, वो लोग कि जो एक दिल का दर्द रखने वाले हैं मुआशरे के मुतालिक, और जो कौम के बच्चों को भी अपने बच्चे समझते हैं। देखिए कौम के बच्चे हमारे बच्चे हैं, यानी तो उनके लिए इंशाल्लाह अलखिदमत जो है ओपन है, और हम ये चाहेंगे कि आप सबको दावत दें और इसके नतीजे में। और अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि इनका राब्ता डोनर से भी, अगर कोई डोनर ये चाहता है कि मैं इस बेटे या बेटी को लेकर चलना चाहता हूँ, तो हम पूरा प्रोफाइल उसके साथ शेयर करते बस हैं। आप ही की बात को मैं सेकंड करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया Thank कि इतने अच्छे मोटिव के साथ आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते हैं और एक नई चीज़ से शेयर करते हैं। और आज के प्रोग्राम में ये चीज़ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो तमाम बच्चे जो अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं रख पाते, सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से, वो अलखिदमत के अलफलाह स्कॉलरशिप से रब्ता तो कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो जब भी डोनेट करने की बात आती है, मुखैर हजरात की, और डोनेशन में पाकिस्तान चूँकि नंबर 1 पे आता है, तो बहुत बड़ी तादाद है जो कि पैसे डोनेट करना चाहती हैं किसी भी सूरत में, लेकिन बात रुक जाती है क्रेडिबिलिटी पे और रिलायबिलिटी के लिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें जब इस इदारे में पाई जाती हैं, तो अलखिदमत जैसा इदारा वो इदारा है जो ये इस बात का यकीन दिलाता है आपको कि आप जो भी डोनेट कर रहे हैं, जिस तरह से भी मदद कर रहे हैं, वो मुस्तहिकीन तक ही पहुँच रही है। तो ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए भी है जो दरअसल डोनेट करना चाहते हैं, मदद करने की गर्ज से, खिदमत खल्क के गर्ज से, और इंसानियत की दर्द दिल रखती है, उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लाहौर से अब चलते हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से हम हरमीत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सवात ले जाए और फिर सवात से आपको मालम जब्बा लेके जाना है। आप ये सोचें कि हमने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में ये सारा सफ़र करना है, और ये सफ़र हमें हरमीत कराएंगे, क्योंकि अब हरमीत आपको पता है सवात से एक आप और एक आपके दोस्त बड़े ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग पैकेजेस बना के जब हमें देते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम लोगों को ये अट्रैक्ट करते हैं कि देखिए सवात में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और यू गाइस मस्ट विजिट। अब वहाँ पर हो रहा है आजकल एक फेस्टिवल, और वो फेस्टिवल में जो साइकिलिंग की जा रही है, साइकिलिंग तो लाहौर शहर में करना आपको पता है कि मुश्किल होता है बाज़ुकात आप पहाड़ों की बात करें, ट्रैक्स की बात करें, तो उस वादी में अब ये दिलचस्प मुकाबले जो हो रहे हैं, उसकी रुदाद हम सुन लेते हैं। हमारे रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि रिपोर्ट बना के लाए हैं, ज़रा आप उसको देखें, फिर हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। सतह समंदर से 9200 फीट बुलंदी पर वाक़या सवात के हसीन वादी मलम जब्बा में डुआ तालान के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें 20 टीमों पर मुश्तमिल 40 मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और दुश्वार गुजार ट्रैक को बड़े सलीके से सर किया। पूरे पाकिस्तान में क्या ऑफ रोड डुआथलॉन करवाई गई है, इसमें रन और साइकिलिंग दोनों का इवेंट था, बैक टू बैक, और टीम इवेंट्स और सोलो इवेंट्स थे, और बहुत मज़े का इवेंट था। कोर्स बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत मज़े का इवेंट था। साइकिल रेस और दौड़ के इस मुकाबलों में जवानी का जज्बा रखने वाला 75 साल शख्स ने भी हिस्सा लिया और 8 किलोमीटर मुश्किल तरीन ट्रैक पर बड़ी महारत के साथ साइकिलिंग करके लोगों को हैरान किया। इसमें हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, हमें दुनिया देख रही है और हमें वो ज्वाइन करें, आकर सेफली सीखें। और मैं प्रोफेशनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ, तो
मेरा प्रोफेशन एक है और ये मेरा पैशन है कि मैं अपने कौम के लोगों को मेंटली हेल्दी करूं। इवेंट के अख्ताम पर मेहमान हुसूसी ब्रिगेडियर सज्जाद अकबर ने पहली, दूसरी व तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और इसी तरह इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मलम जब्बा में खेलों की मस्बत सरगर्मियों का इनेकाद इस बात का सबूत है कि ये वादी अमन का गहवारा है। सवात अगर एक तरफ सयाहों की मस्कन है तो दूसरी तरफ यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खेल मुनक्किद होने से ये सरसब्ज वादी खेलों की सरजमीन भी बन चुकी है। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। थैंक यू सो मच समद अंजुम कि आपने इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट दिखाई। और हरमीत, मैं तो उस अंकल की फ़ैन हो गई हूँ जो इस एज में भी कितने इंथुजियास्टिक लग रहे थे ना इस गेम के लिए, और वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ सारे मेंटल हेल्थ पे काम करें। देखिए बात वही है, वैसे तो सवात की बात कीजिए तो यहाँ से बहुत करीब हो गया, इस्लामाबाद से बड़े आसानी से, क्योंकि रास्ते बड़े खूबसूरत है, बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। और फिर वही बात कि मलम जबा में अमूमन हम देखते हैं कि इस किस्म के फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे स्नोफॉल हो या अभी मौसम, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अब ठंड होने लगी है, वैसे गर्मी में भी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर। खूबसूरत इलाका है, वहाँ पे आप जाते हैं, मुख्तलिफ ट्रैक्स बने हुए हैं, फिर मुख्तलिफ ममालिक से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इवेंट भी होते हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पे मुख्तलिफ ममालिक आते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और ज़ाहिर बात है जो यानी आप कह सकती हैं अंकल साहब ने जो बात की, बिल्कुल अच्छी बात की कि भाई तंदुरुस्त व तवाना रहने के लिए ये बहाना अच्छा है। लेकिन आपको पता है, हम तो अंकल की बात करें ना हरमीत, आपको पता है मैंने बहुत सारी ख़वातीन को भी ख़ास तौर पे अब साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए देखा है। और फिर अगर हम मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बात करें तो मुझे लगता है साइकिलिंग वैसे ही आपको और मुझ समेत हम सबको सीख लेनी चाहिए, चाहे वो पहाड़ों पर चलानी हो, चाहे वो लाहौर शहर की सड़कों पर चलानी हो, साइकिलिंग आपको आनी चाहिए। और फिर आप देखिए, आप साइकिलिंग की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो क्या ही आप जिम की बात करें, क्या ही आप एक्सरसाइज की बात करें, कहा जाता है कि साइकिलिंग फुल बॉडी एक्सरसाइज है। और आपको याद होगा कोविड-19 में ख़ास तौर पर मतलब वो टाइम ऐसा था कि जितनी बड़ी तादाद में साइकिलें लोग खरीद रहे थे, शायद माजी में कभी नहीं खरीदी थी, क्योंकि घर से बाहर सिर्फ अपनी सड़क पर आपको साइकिल चलाने की इजाज़त होती थी। लॉकडाउन के दिनों में आप गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकल सकते थे और आप ये सारे काम नहीं कर सकते थे। तो ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी हरमीत आपकी तरह, क्योंकि आप भी सुबह सुबह उठ जाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी का बड़ा अहम जुज़्व है, तो ये होनी चाहिए आपके साथ। सोहा, अगर हम देखें, जाहिर बात है, अगर हम जिम की तरफ जाते हैं, दीगर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वक्त जब बदलता है और बुढ़ापा आता है तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जोड़ों का दर्द, मुख्तलिफ दर्द जो है खासकर यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें जो साइकिलिंग है उससे आपके पट्टे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, आप लॉन्ग टाइम तक आप चलना फिरना, आपको कोई मसला नहीं होता है। और बहुत सारे मसाइल जो हैं आने वाले दौर में, जब आप एज आपकी गुजरती है तो बहुत सारा जो फ़र्क है उससे काफ़ी महसूस आप किया जा सकता है कि अगर इस टाइम में आपने शुरुआत की है तो मेरे ख्याल में साइकिलिंग बेहतरीन मशगूला है। और अगर हम देखें माजी में बहुत सारे लोग और बहुत सारे बुजुर्ग आपको पिशावर की गलियां कूचों में आपको नजर आएंगे जो साइकिल पे ही फिरते नजर आएंगे। पंजाब में मैं बहुत सारे इलाकों में गया हूँ, अंदरून पंजाब में या साउथ पंजाब में मैं गया हूँ, वहां पे खेतों में जाना है तो भैया साइकिल के थ्रू जाना है। और उन लोगों की आदत बन चुकी है कि बाइक नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल के थ्रू। तो सुबह सुबह का जब वक्त होता है साइकिल पे आप ट्रेवल करते हैं तो वो नजारा भी खूबसूरत, कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज भी होती है और फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल है सारी चीजें। और ज़िंदगी जब सादा हो जाएगी तो फिर आसान हो जाएगी तो फिर आप भी खुश रहेंगे। जितनी ज़्यादा लग्जरीज में और जितनी ज़्यादा आसाइशों में जाएंगे ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। चलिए जी, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसी थॉट के साथ आपसे लेनी है इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात कल करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।